सुबह का सूर्य जब निकलता है तब बादलों को चीरते हुए सूरज की किरण नागलोक में जाती है। नागलोक के नागमहल में नागिन कविता अपने कक्ष में सो रही थी। तभी उसके कक्ष में उसके पिताजी आ जाते हैं, जहां वो अपनी प्यारी सी पुत्री को आराम से सोता हुआ देखकर वो उसके पास बैठते हैं और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बस उसे निहारते रहते हैं। कुछ देर बाद नागराज उठते हैं और नागिन कविता के कक्ष के झरोखे का पट हटाते हैं। पट हटाने के साथ ही उनके चेहरे पर सूरज की किरण पड़ती है और उस किरण की वजह से कविता की आंखें खुल जाती है। किसने हमारी नींद खराब करने का दुस्साहस किया है? हम है पुत्री, उठ जाइए, सुबह हो गई है। यदि आप उठेंगी नहीं तो कैसे चलेगा? पिताजी, कुछ क्षण और दीजिए ना, हम अभी बाहर आते हैं। ठीक है पुत्री, हम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप शीघ्र ही बाहर आ जाइए। आपको याद है ना कि आज से आपको सेनापति के साथ अभ्यास भूमि जाना है। जी पिताजी, हमें याद है। हम अभी थोड़ी देर में बाहर आते हैं। अपनी पुत्री की बात सुनकर नागराज अपनी पुत्री के कक्ष से बाहर चले जाते हैं और कुछ ही क्षण में नागिन कविता भी बाहर आ जाती है। जिसके बाद नागिन कविता अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, हम क्या कह रहे थे कि क्यों ना आज आप और हम नागलोक का भ्रमण कर ले। काफी समय हो गया है, हम आपके साथ नागलोक के भ्रमण पर नहीं निकले हैं। परंतु पुत्री, आज आपको अपनी तलवारबाजी सीखनी है। साथ ही हमें भी कुछ काम है, तो हम आपके साथ कहीं भी नहीं जा सकते हैं। पर पिताजी, हमारा बहुत मन है। पुत्री, अब आप हमारी बातों को काटेंगी? नागिन कविता अपने पिता की बातों को नहीं काटती। जिसके बाद वो सेनापति के साथ अभ्यास भूमि में चली जाती है। तलवारबाजी कर ही रही थी, तभी उसकी नजर एक बहुत ही विशाल मूर्ति पर जाती है। उस विशाल मूर्ति को देखकर कविता अपनी तलवारबाजी छोड़ देती है और उस मूर्ति के पास चली जाती है। वो उस मूर्ति के सामने खड़ी होकर बस उस मूर्ति को निहारती रहती है। कितनी सुंदर प्रतिमा है। ये प्रतिमा किसकी हो सकती है? आज से पहले हमने नागलोक में इस प्रतिमा को कभी नहीं देखा। आखिर ये प्रतिमा है किसकी? कौन है ये जिसके पंख हैं? कविता उस मूर्ति को देखकर खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी पीछे से उसके पिता नागराज आते हैं और अपने पुत्री के कंधों पर हाथ रखकर उससे कहते हैं, पुत्री, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पिताजी, हम इस प्रतिमा को देख रहे हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा है ये। इस प्रतिमा से हमारी नजर ही नहीं हट रही। आखिर कौन है ये? ये एक बहुत ही हिम्मत वाली और होनहार परी है। ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पर पिताजी, यदि ये परी है तो इनकी प्रतिमा यहाँ क्यों लगी है? माफ करना पुत्री, ये हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं। वैसे इन सभी बातों को छोड़ो और चलो हमारे साथ। परंतु कहाँ पिताजी? भूल गई? आज आपने ही तो हमसे कहा था कि हम दोनों को नागलोक का भ्रमण करना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर कविता खुश हो जाती है और वो मूर्ति उसके ध्यान से उतर जाती है। जिसके बाद वो अपने पिता के साथ नागलोक का भ्रमण करने लगती है। भ्रमण के दौरान कविता को एक मार्ग दिखाई पड़ता है। वो मार्ग बाहर से बंद था, पर उस मार्ग के दोनों तरफ केवल वही मूर्ति थी जो मूर्ति उसने अपने अभ्यास भूमि में देखी थी। उस मार्ग को देखकर कविता अपने पिताजी से प्रश्न करते हुए कहती है, पिताजी, आखिर ये कौन सा मार्ग है और यहाँ भी हर जगह वही प्रतिमा लगी है? पुत्री, एक समय आएगा जब तुम्हें इन सभी का सत्य पता चलेगा, परंतु अभी नहीं। एक बार फिर से नागराज कविता की बात काट देते हैं और उनके साथ नागलोक का भ्रमण करने लगते हैं। समय गुजरता है और समय के साथ अब कविता 25 साल की हो जाती है। आज कविता के 25वें जन्मदिन के साथ लाल चांद की रात भी थी। सभी नाग नागिन नागलोक में नागिन कविता के जन्मदिन को मना रहे थे। उसी बीच नागिन कविता के ऊपर उस लाल चांद की रोशनी पड़ती है, जिसके दौरान कविता का शरीर कभी लाल पड़ता तो कभी उसके शरीर पर चितकबरे नागिन के निशान आते। साथ ही नागिन को उसके शरीर में दर्द होने लगता है, परंतु वो किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपने कक्ष में चली जाती है। जिसके बाद वो दर्द में इधर उधर घूमने लगती है। कुछ ही देर में कविता अपने अर्धनागिन अवतार में आती है, परंतु अब भी उसको उसके दर्द में कोई बदलाव नहीं आता। हे प्रभु, हमें ये क्या हो रहा है? आखिर हमें इतना दर्द क्यों हो रहा है? वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी पीठ पर बड़े और सुंदर पंख निकल आते हैं।
पंख निकलने के साथ ही नागिन कविता खुले आसमान में उड़ने लगती है। नागिन कविता को खुले आसमान में उड़ता देखकर अब सभी नाग नागिनों के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसको आसमान में उड़ता देखकर नागराज सभी नागलोक से बोलते हैं, आखिरकार हमारी पुत्री ने अपने अस्तित्व को पहचान ही लिया। आखिरकार वो अपने असली रूप में आ ही गई। नागराज ये बोल ही रहे थे कि तभी कविता अपने पिता के पास आ जाती है, जिसके बाद पिताजी, आज आपको हमारा सत्य बताना ही होगा। हम कौन हैं? क्या हम नाग का अंश नहीं हैं? यदि ऐसा है तो हम किसके अंश हैं? पुत्री, तुम हमारी ही पुत्री हो, परंतु तुम्हारी माता कोई नागिन नहीं बल्कि एक परी थी, इसलिए तुम्हारे भी पंख परी की तरह निकले। तुम एक नाग परी हो। नाग परी? परंतु आपने तो कहा था कि हमारी माता इस दुनिया में नहीं है। हमने आपसे झूठ कहा था पुत्री। सत्य तो ये है कि आपकी माता की मृत्यु हुई नहीं। आज से 26 साल पहले मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, परंतु फर्क इतना था कि मैं नागलोक का नागराज और तुम्हारी माँ परीलोक की रानी परी। हम दोनों ने ही अपने लोक के खिलाफ जाकर एक दूसरे से विवाह किया। हमारे विवाह को 1 वर्ष हुआ था। तुम्हारी माता गर्भावस्था की हालत में थी, तभी अचानक तुम्हारी नानी ने नागलोक पर हमला कर दिया। नागलोक में परियों ने हमला कर दिया था, परंतु नागराज की पत्नी कावेरी एक परी थी, इसीलिए वो अपने पति नागराज से कहती है, नागराज, ये हमला हमारी माँ ने करवाया है। हम माँ से बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं परी कावेरी, आप उनसे बात नहीं करेंगी। उन्हें क्या लगता है कि हम नाग उनसे हार जाएंगे? हम एक शिव भक्त हैं और शिव भक्त को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इन्होंने हमारे नागलोक पर अचानक हमला करा, सही नहीं किया ये। हम इसका बदला अवश्य लेंगे। रुक जाइए नागराज, वो हमारी माँ है। हम नहीं चाहते कि उनका दामाद उनके सामने एक रौद्र रूप में जाए। हम उनसे बात करते हैं। कावेरी के समझाने पर नागराज मान जाते हैं, जिसके बाद कावेरी आसमान में उड़ते हुए अपनी माँ के समक्ष आती है और कहती है, माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? कृपया करके आप यहाँ से चली जाइए। मैं नागराज के साथ काफी खुश हूँ। आप हमें हमारी खुशहाल जिंदगी क्यों नहीं जीने दे रही हैं? तुम एक नागराज की पत्नी कभी नहीं बन सकती हो। तुम एक परी हो और एक परी परिलोक में रहे तो ज्यादा अच्छी लगती है, ना कि नागलोक में। अब आप हमारे साथ चल रही हैं, या हम तुम्हारे पति के नागलोक को नष्ट कर दे। माँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, मैं गर्भावस्था में हूँ। मैं इस नागलोक को एक वंश देने वाली हूँ। बेटा, ये भी सपोला या सपोली होगी। तू चल मेरे साथ। और रही इस सपोले की बात, तो हम इसको भी पैदा होने से पहले नष्ट कर देंगे। परी माँ की ऐसी बात सुनकर नागराज बहुत क्रोध में आ जाते हैं और वो परी से युद्ध करने लगते हैं। उस युद्ध में कई सारे नाग नागिन और परी मारे जाते हैं। ये तबाही देखकर कावेरी ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ परीलोक चली जाती है, तो वहीं अब नागराज भी टूट जाते हैं। समय गुजरता है। देखते देखते पूरे 7 महीने गुजर जाते हैं। 7 महीने के बाद कावेरी एक बार फिर नागलोक आती है, पर इस बार वो खाली हाथ नहीं, बल्कि अपने हाथों में एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई थी। परी के चेहरे पर काफी निराशा थी। परी के चेहरे पर काफी निशान थे। उस निशान को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके परिलोक में उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पर नागराज उसे कुछ बोल पाते उससे पहले ही परी नागराज के हाथ में बच्ची को थमाते हुए कहती है, नागराज, ये हमारी बच्ची है। हम यहाँ ज्यादा देर के लिए तो नहीं आए, परंतु हाँ, हम आपको जाने से पहले बता दें कि इसको हमारे सत्य के बारे में तब तक कुछ मत बताना जब तक ये अपने अस्तित्व को स्वयं न पहचान ले। कावेरी, आपके चेहरे पर ये निशान? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है नागराज। आप हमसे वादा कीजिए कि आप तब तक इसको सत्य नहीं बताएंगे जब तक ये खुद अपना अस्तित्व ना पहचान ले, क्योंकि जब ये खुद अपने अस्तित्व को पहचान लेगी तभी इसके अंदर एक अनोखी शक्ति उत्पन्न होगी, जिसके बाद ये हमें उस कैद से निकालने में सक्षम होगी। नागराज उससे वादा करते हैं और उसके वादा करते ही परी वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर एक नाग के साथ साथ एक परी का भी अंश है। हाँ पुत्री, और तुम ही हो वो अनोखी शक्ति जो अपनी माँ को उन परियों से छुड़वा कर ला सकती हो। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हम हैं ना, हम अपनी माता को दोबारा नागलोक लेकर आएंगे। परंतु पिताजी, हमें समझ नहीं आ रहा कि वो मार्ग है कहाँ का। पुत्री, वो एक खुफिया मार्ग है परिलोक जाने का। वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। उस मार्ग पर काफी मारे गए हैं।
पिताजी हम जाएंगे, वहाँ से अपनी माता को वापस भी लेकर आएंगे। कविता बिना सोचे समझे उस मार्ग द्वारा परीलोक जाती है, जहाँ वो चोरी छुपके अपनी माँ के कक्ष का पता लगाती है। परंतु उसको ये पता चलता है कि उसकी माँ यहाँ पर एक कैदी बनी हुई थी। अब क्या था, कविता कैद खाने में जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ की हालात बद से बदतर देखती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कविता को क्रोध आता है और वो कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ कविता की नानी आती है और उसको देखकर कहती है, तो आ गई तुम यहाँ पर? नानी माँ, हम अपनी माता को हमारे साथ ले जाने आए हैं। हम यहाँ कोई युद्ध नहीं करना चाहते, किंतु आप हमसे बड़ी हैं, साथ ही आप हमारी नानी माँ हैं, इसलिए हम आपसे ये बोलने आए हैं कि इस दुश्मनी को यहीं समाप्त कर दीजिए और हमारी माता को हमारे साथ भेज दीजिए। हमने तुम्हारी माता को नहीं पकड़ा, बल्कि उस जेल ने तुम्हारी माता को पकड़ा हुआ है। जाओ, छुड़वा लो अपनी माता को। यदि तुमने अपनी माता को छुड़वा लिया तो हम तुम्हें तुम्हारी माता को ले जाने से नहीं रोकेंगे। उसकी बात सुनकर कविता अपनी पूंछ से उस जेल पर वार करती है, पर वो पिंजरा नहीं टूटता और उल्टा कविता को ही झटका लगता है। लेकिन कविता हार नहीं मानती और अपनी आंखें बंद करके वो भोलेनाथ का स्मरण करती है, जिसके बाद एक बार फिर से वो उस जेल को तोड़ती है। इस बार वो जेल टूट जाती है और इस तरह से नागिन कविता अपनी माता परी कावेरी को नागलोक में ले आती है। नागलोक में नागिनें अपनी बला की खूबसूरती के लिए जानी जाती है, किंतु नागलोक की नागिन शिप्रा को सभी नागलोक वासी उसके काली जुबान के लिए जानते थे, क्योंकि वो जो कुछ भी बुरा कहती वो सच हो जाया करता। ये उसके लिए एक तरह से वरदान भी था और श्राप भी। सुबह के समय जब शिप्रा झरने पर स्नान कर रही होती है, तभी वहाँ नागिन नगीना उससे कहती है, इस झरने के स्वच्छ पानी से कितना भी खुद को साफ करने का प्रयास कर लो, जुबान तो तुम्हारी फिर भी काली रहेगी। तुम्हारे दिन की शुरुआत मुझे कोसने से अच्छी हो जाती है क्या, जो तुम सुबह के समय ही मेरे दर्शन को चली आती हो? तुम स्वयं को कोई देवी समझती हो क्या? मैं तो झरने के किनारे लगे कमल पुष्पों को एकत्रित करने आई हूँ। तो अपने कार्य पे ध्यान दो और ध्यान रहे कहीं कमल पुष्प के लिए कीचड़ में स्नान न कर बैठो। इतना कहकर शिप्रा अपने वस्त्र उठाए बालों को झटकते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही नगीना कमल पुष्प को लेने आगे बढ़ती है कि उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो जाकर कीचड़ में गिर पड़ती है, जिससे उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग जाता है। तभी वो गुस्से से कहती है, हो गया काली जुबान का असर, गिर ही गई ना मैं कीचड़ में। ना जाने कहां से नागलोक में इस जैसी काली जुबान वाली नागिन प्रकट हो गई है। इसी कारण नागलोक में सभी शिप्रा को काली जुबान वाली नागिन कहकर बुलाया करते थे। वैसे तो शिप्रा बहुत शांत स्वभाव की नागिन थी, किंतु यदि कोई उसे क्रोधित कर देता तो वो अपने मुख से ऐसे कटु वचन निकालती कि वो सत्य हो जाया करते। एक रोज वो अपने प्रेमी नाग अक्षत से भेंट करने वन की ओर जा रही थी। काफी देर तक वो उसका इंतजार करती है। तभी दबे पांव अक्षत वहाँ आकर उसे पीछे से गले लगाता है। तो शिप्रा कहती है, ये व्यर्थ का प्रेम जताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रेमिका को कोई इस प्रकार इतना इंतजार करवा सकता है क्या? अरे नाराज क्यों होती हो? किसी आवश्यक कार्य में अटक गया था, इसीलिए विलंब हो गया। तुम और तुम्हारे आवश्यक कार्य। खैर चलो, आज पृथ्वी लोक के भ्रमण पर चलते हैं। शिप्रा, तुम्हें कितनी बार कहा है, पृथ्वी एक अलग लोक है, तुम्हारा मायका नहीं, जहाँ जब मन किया मुंह उठाकर प्रस्थान कर दें। मेरा मतलब बार बार पृथ्वी लोक पर जाना उचित नहीं। तुमसे तो बात करना ही व्यर्थ है। मैं जा रही हूँ, देखना तुम्हारा आज का दिन जंगल में ही बोर होते हुए गुजरेगा। अरे ये क्या बोल गई तुम? कम से कम अपने प्रेमी के लिए तो अपनी काली जुबान मत चलाया करो। वो बोल ही रहा होता है, लेकिन तब तक शिप्रा वहाँ से जा चुकी थी। अक्षत भी उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वो अचानक से गायब होकर पृथ्वी लोक के एक घने जंगल में पहुँच जाता है। वो बार बार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उस जंगल से निकलने का प्रयास करता है, किंतु वो गायब होकर वापस उसी जंगल में पहुँच जाया करता। तभी वो परेशान होकर कहता है, हे भोलेनाथ, कौन से भूल भुलैया वन में फेंक दिया है मुझे? मैं तो चाह कर भी नहीं निकल पा रहा हूँ यहाँ से। इस शिप्रा की काली जुबान के चक्कर में ये सब हो रहा है। उसकी काली जुबान के कारण अभी मुझे पूरा दिन इस जंगल में व्यतीत करना होगा। शिप्रा की जुबान से निकली बात सच होती है और बेचारा अक्षत उस जंगल में भटकता रहता है। एक रोज जब शिप्रा अपने भवन लौटती है तो अपने कक्ष में जाकर आईने में अपना मुंह खोलकर खुद को देख रही होती है।
तभी उसकी माँ वसुंधरा वहाँ आकर कहती है, ये आईने के समक्ष किस प्रकार की हरकत कर रही है शिप्रा? अपनी जुबान को देख रही हूँ। दिखने में तो ये काली प्रतीत नहीं होती माँ, फिर क्यों सब मुझे काली जुबान वाली नागिन कहकर बुलाते हैं? अरे मूर्ख नागिन, काली जुबान का तात्पर्य जुबान के काले होने से नहीं, बल्कि जो कुछ भी तू बुरा कहती है ना, उसके अगले ही पल सच होने से है। किंतु क्यों माँ, जब मैं कोई अच्छी बात कहती हूँ तो वो तो वास्तविकता में नहीं बदलती, बेकार की बातें ही क्यों सत्य हो जाती हैं? अब इसका उत्तर तो भोलेनाथ ही जानते होंगे पुत्री, इसलिए अपने मुख से अच्छी बातें बोलने का प्रयास किया कर। माँ, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, अच्छाई की मूर्त नहीं। अभी आप मुझे भोजन दे दीजिए, वरना मैं भूख के कारण कहीं यहीं बेहोश ना हो जाऊँ। शिप्रा इतना बोलती ही है कि अगले पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी वसुंधरा उसे होश में लाने का प्रयास करते हुए अपना सर पकड़कर कहती है, लो कहो, अपने लिए भी कुछ इससे अच्छा नहीं कहा जाता। अब इस मूर्ख को कैसे होश में लाऊं? शिप्रा, शिप्रा। कुछ देर में अपने आप ही शिप्रा होश में आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक शाम शिप्रा साज श्रृंगार कर संध्या पूजा के लिए मंदिर जा रही होती है। तभी अचानक से उसके पैरों के आगे एक नागिन की लहराती पूंछ आ जाती है। तभी उसे वहाँ अपने अर्ध नागिन अवतार में खड़ी नगीना नजर आती है, जो जानबूझकर अपनी पूंछ को उसके सामने लहरा कर। इस प्रकार मेरा मार्ग रोकने का क्या तात्पर्य है? मैंने तुम्हारा मार्ग नहीं रोका। अच्छा, तो तुम अपनी पूंछ को लहराकर यहाँ की गंदगी साफ कर रही हो? फिर ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा उपहास करो। काली जुबान वाली नागिन, मन तो करता है तुम्हें उठाकर पाताल लोक पटकाऊं। उस दिन तुम्हारी काली जुबान के चलते मैं कीचड़ में गिरी थी, जानती हो ना तुम। अपना ये व्यर्थ का रोना और ये लंबी पूंछ लेकर यहाँ से चलती बनो, क्योंकि मुझ पर तुम्हारे इन कठोर वचनों का कोई असर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरी काली जुबान नहीं है ना, जो तुम्हारा कोई नुकसान हो। तुम देखना, मैं तुम्हें इसी कारण किसी दिन इस नागलोक से निष्कासित करवा कर रहूंगी। बस करो, बहुत हो गया। अगर तुमने मुझे यहाँ से निष्कासित करने का दोबारा विचार किया ना, तो चुप हो जाओ। खबरदार, जो कुछ बुरा कहा अपनी काली जुबान से, तो तुम्हारी पूंछ कटकर आधी हो जाए। इतना कहकर शिप्रा उसकी पूंछ को पैर से साइड करके वहाँ से गायब हो जाती है और नगीना घबराते हुए खुद से कहती है, ये क्या किया मैंने? मुझे इस काली जुबान वाली नागिन को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर इसका कहा सच हो गया, नहीं, इससे पहले कि कुछ हो, मैं अपने अर्ध नागिन रूप से बाहर आ जाती हूँ। नगीना खुद से बोल ही रही थी कि तभी इसकी पूंछ पर एक बड़ी सी नुकीली टहनी आकर गिरती है, जिससे उसकी पूंछ कट जाती है और वो अपने अर्ध नागिन रूप से बाहर नहीं आ पाती। अपनी पूंछ को कटा देखकर वो रोते हुए नागराज के पास पहुंचकर सब बताती है। तो नागराज नाग दरबार में सभी को एकत्रित होने का आदेश देते हैं। तभी नगीना रोते हुए कहती है, नागराज देखिए, इस काली जुबान वाली नागिन की वजह से मेरे साथ ये क्या अनर्थ हो गया। ये जब तक नागलोक में रहेगी, इसी प्रकार हम सबको कष्ट देती रहेगी। नहीं नागराज, ऐसा मत कीजिए। मेरी पुत्री ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, वो केवल क्रोध में आकर ही कुछ बुरा बोल जाती है। हाँ नागराज, और मैं कोई काली जुबान लेकर पैदा नहीं हुई। मेरी बोली हुई बुरी बात क्यों वास्तव में बदलती है, मुझे खुद भी नहीं पता। इसमें मेरा क्या कसूर है? किंतु नागिन शिप्रा, तुम सभी के लिए बुरा बोलकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही हो। देखिए नागराज, आप मुझे क्रोध मत दिलाइए। यदि आपने मुझे यहाँ से निष्कासित किया तो आपका ये सिंहासन अभी धरती में समा जाएगा। उसके इतना कहते ही सबकी नजर नागराज के सिंहासन पर जाती है कि कहीं सिंहासन अब धरती में धंस ना जाए। लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद भी सिंहासन जैसे का तैसा ही रहता है और ये सब देखकर लोग हैरान थे। तभी नगीना कहती है, ये किस प्रकार संभव है? इस काली जुबान वाली नागिन के बोलने पर भी सिंहासन सही सलामत है। किस प्रकार? क्योंकि नागिन शिप्रा ने ये बात दुखी होकर या क्रोध में नहीं कही। उसकी जुबान काली है, किंतु तब जब वो दिल से दुखी होकर कुछ बुरा करती है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ नगीना। इसका तात्पर्य तो यही है कि तुमने ही शिप्रा को कुछ ऐसा जरूर कहा होगा जिसके कारण वो तुम्हारी पूंछ के विषय में कुछ कहने से खुद को ना रोक पाई। सभी नागलोकवासी नागराज की बात सुनकर समझ जाते हैं कि शिप्रा की जुबान काली नहीं है, बल्कि जब भी उसे दुख पहुंचता है तो उसके कहे बोल सत्य हो जाते हैं। इसके बाद से सभी उसे काली जुबान वाली नागिन कहकर बुलाना बंद कर देते हैं। साथ ही नागिन शिप्रा भी कोशिश करती है
कि किसी की बात को दिल पर लेकर क्रोध में आकर कुछ ना कहे। नागलोक में सुबह का सुहाना मौसम था। हवाएं सनसनाते हुई बह रही थी। मौसम का आनंद लेते हुए इच्छा नाम की नागिन हरे हरे वृक्षों के इर्द गिर्द घूम रही थी। तभी उसे झरने से कुछ दूरी पर दलदली सी जमीन पर एक खिला हुआ बहुत ही सुंदर सा सफेद कमल का पुष्प दिखाई देता है। वो उसकी तरफ देख ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी सखी वर्षिका आ जाती है और उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, इच्छा, अरे ओ इच्छा, कहाँ खो गई? वर्षिका तू, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। देखना उस तरफ श्वेत कमल का पुष्प कितना लुभावना प्रतीत हो रहा है। पुष्प तो सभी लुभावने होते हैं इच्छा। चल अभी पूजा का समय हो चला है, शीघ्र ही मंदिर पहुँचते हैं। नहीं, मुझे उस कमल पुष्प को अपने हाथ में लेने की इच्छा हो रही है। मेरे लिए तू उस पुष्प को वहाँ से ला सकती है? तेरी इच्छाएं भी अजीब हैं इच्छा। अरे वो कमल पुष्प दलदली जमीन पर है। मैं नागिन हूँ, धरती पर रेंग सकती हूँ, दलदल में नहीं। पर मुझे अपनी इस कमल पुष्प को पाने की इच्छा को भी किसी भी हालत में पूरा करना है। तो खुद को मेरी सखी कहती है ना, तो फिर तो मेरी इतनी सी इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। अब तेरी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं उस दलदली जमीन पर उतरकर अपने प्राण त्याग दूं क्या? इतनी ही इच्छा प्यारी है तो खुद क्यों नहीं चली जाती उस दलदली जमीन पर रेंगने? हाँ? कुछ दूरी पर खड़ा इच्छा नागिन का प्रेमी अर्धव नाग दोनों की बातें सुन रहा होता है और इच्छा नागिन की इच्छा को जानकर वो उस कमल पुष्प को अपनी शक्तियों के प्रयोग से बिना उस दलदली जमीन पर जाए अपने हाथों में प्रकट कर लेता है और मुस्कुराते हुए दोनों के समक्ष जाता है। उसके हाथ में कमल पुष्प देखकर दोनों हैरान होती हैं और पलटकर उस दलदली जमीन पर देखती है जहाँ पर वो पुष्प लगा हुआ था। अधर्व, ये पुष्प तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो वहाँ। तुम्हारी इच्छा थी ना इस पुष्प को हाथ में लेने की, तो बस मैंने तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। तुम मूर्ख प्रतीत नहीं होते अधर्व। तो अपनी इस इच्छा से ही प्यार करने वाली नागिन की इच्छा पूर्ति के लिए क्यों अपनी शक्तियों का व्यर्थ प्रयोग करते हो? तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है वर्षिका? अपनी इच्छाओं से प्यार तो हर एक प्राणी को होता है, तो मैं भी इच्छा प्यारी हूँ। क्योंकि तुम अपनी इच्छाओं को उल्टे सीधे तरीके से पूरा करने का प्रयास करती हो। यदि अधर्व पुष्प नहीं लाता तो तुम मुझे उस दलदली जमीन पर भेजने वाली थी। किंतु ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, और सखी होकर तुम व्यर्थ में क्यों बहस कर रही हो? अधर्व, ये तो ऐसी ही है। तुम तो मुझे ये पुष्प दो ना, कितना श्वेत है ये। तभी अर्धव पुष्प को इच्छा के हाथों में देता है और पुष्प को स्पर्श करते ही इच्छा की आंखों में चमक आ जाती है। तो वर्षिका मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। इच्छा नागिन को नागलोक के सभी नाग नागिन इच्छा प्यारी नागिन माना करते थे, क्योंकि उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी। उसे अपनी इच्छाओं से सबसे ज्यादा प्यार था, जिसे पूर्ण करने के लिए वो किसी बात की परवाह नहीं करती थी। एक रोज वो अपने कक्ष में दर्पण में अपने रूप को निहारते हुए कहती है, वैसे तो मैं इस नागलोक की सबसे रूपवती नागिन हूँ, लेकिन फिर भी यदि मैं अपने रूप को थोड़ा और निखार लूँ, थोड़ी और बढ़ोतरी कर लूँ, तो फिर सारी अप्सराएं मेरे आगे फीकी पड़ जाएंगी। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके भवन में कार्य करने वाली एक दासी वहाँ एक पात्र में चंदन का लेप लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लेप आपकी माँ ने आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भिजवाया है। अच्छा, माँ भी ना, चाहे मैं उनसे कहूँ चाहे ना करूँ, वो मेरी इच्छा से परिचित तो हो ही जाती है। वैसे एक बात बताओ, इसे लगाकर मैं अप्सरा जैसे खूबसूरत दिखूंगी ना? माफ करना इच्छा नागिन, किंतु अप्सराओं जितनी सुंदर दिखने के लिए इच्छा नागलोक में रहकर तो ये पूरी नहीं हो सकती। मतलब मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोग जाना होगा? क्यों नहीं, आप तो एक इच्छा प्यारी नागिन हो। आपकी इच्छा से प्यारा आपके लिए और क्या है। मेरी मानो तो आप पृथ्वी लोक जाकर अपना श्रृंगार करवाओ, फिर देखना आपकी सुंदर दिखने की इच्छा कैसे पूरी होती है। इतना कहकर दासी नागिन वहाँ से चली जाती है और इच्छा खुद को सुंदर बनाने की इच्छा की पूर्ति करने के लिए अपने प्रेमी अर्धव से पृथ्वी लोक जाने की बात कहती है, जिस पर अर्धव कहता है, किंतु पृथ्वी लोक पर बिना किसी आवश्यक कार्य के जाने की आज्ञा किस प्रकार मिलेगी हमें? तो बिना आज्ञा के ही प्रस्थान करते हैं ना।
मुझे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। किंतु तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो इच्छा, तो ये बेकार की इच्छा पूर्ति क्यों करना चाहती हो? तुम मुझसे प्यार करते हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो, परंतु मैं सबसे सुंदर नागिन बनना चाहती हूँ। इसलिए जब तक मैं पृथ्वी लोक से वापस ना आ जाऊँ, तुम सबसे कहना कि मैं वन में एकांत में ध्यान में लीन हूँ। किंतु इच्छा सुनो तो सही। इच्छा नागिन अर्धव की एक नहीं सुनती और इंसानी रूप धारण कर पृथ्वी लोक पहुंच जाती है, जहां वो एक ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना श्रृंगार करवाती है और खुद को दर्पण में देखकर अचंभित होते हुए कहती है, अविश्वसनीय, ये मेरा रूप है, यकीन नहीं हो रहा। वास्तव में उस दासी ने सत्य कहा था, पृथ्वी वासियों की कला भी अद्भुत है। ओ मैडम, इतना भी हाथ मत लगाओ चेहरे पर, सारा मेकअप हाथ पर ही चिपक जाएगा। चलिए जल्दी पेमेंट कीजिए और निकलिए यहाँ से, और भी लोगों का अपॉइंटमेंट है। कितनी कड़वी तरह से बात कर रही हो तुम। कुछ क्षण रुक जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अरे मैडम, पेमेंट तो कर दो जब तक। वो क्या होता है? मेरी इच्छा पूर्ति हो गई, बस इतना काफी है। दिमाग घर पर छोड़कर आई हो क्या? इस थोपड़े पर जो मेकअप पुतवाया है उसके पैसे दो और निकलो। क्या ये मुझसे सुंदर बनाने का मूल्य चुकाने को कह रही है? किंतु इस लोक में मूल्य कैसे चुकाते हैं? सुनो, कितना मूल्य हुआ? पूरे 5,000 रुपए। इनकी मुद्राओं का ज्ञान तो है ही नहीं मुझे। लगता है ये उचित समय है नागलोक लौट जाने का। इतना कहकर वो झट से वहाँ से गायब होकर नागलोक लौट आती है और पार्लर वाली ये सब देखकर हैरानी से बेहोश हो जाती है। नागलोक में जैसे ही इच्छा नागिन अपने भवन जाने के लिए मार्ग से गुजर रही होती है, तो सभी उसका मेकअप किया हुआ चेहरा देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे वो मन ही मन प्रसन्न होती रहती है और साथ ही अपनी एक और इच्छा पूर्ति होने पर बहुत खुश होती है। समय बीतता है। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रही होती है, तो देखती है कि आसमान से एक देवता और बहुत ही सुंदर अप्सरा नागलोक में प्रकट हुए हैं और नागराज के महल की ओर बढ़ रहे हैं। उनके ठाट बाट देखकर इच्छा के मन में एक नई इच्छा उत्पन्न होती है, जिसका जिक्र वो अपनी सखी से करते हुए कहती है, वर्षिका, मुझे ना देवलोक भ्रमण करने की इच्छा हो रही है। मुझे भी अप्सराओं की भांति देवलोक के जीवन से परिचित होना है। ये लो, इच्छा प्यारी नागिन की अनोखी इच्छा सुनो। देवलोक का भ्रमण, अरे वो पृथ्वी लोक नहीं है जहाँ मुंह उठाए और चल दिए। वहाँ नागलोक वासियों का जाना वर्जित है। अगर तुझे जाना भी है तो तुझे नागराज की आज्ञा प्राप्त करनी होगी या इस नागलोक की सबसे जहरीली नागिन बनना होगा, क्योंकि जहरीली बनेगी तभी तो शक्तिशाली नागिन होगी तू। इस जन्म में तो नागराज मुझे आज्ञा देने से रहे, तो मुझे अब जहरीली नागिन बनना होगा। जहरीली नागिन बनने के लिए इच्छा को जरूरत थी बहुत अधिक मात्रा में जहर पीने की, जिसके लिए वो उन रेंगते हुए नाग नागिनों को डसती है जो इच्छाधारी नहीं थे और उनका जहर पीती है, जिसकी वजह से कई नाग नागिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये खबर जैसे ही नागराज तक जाती है, वो इच्छा की नागलोक में सभी से पूछताछ करवाते हैं, जिससे वर्षिका के बताने से इच्छा नागिन के बारे में सबको पता चल जाता है। तभी तुरंत इच्छा को नाग दरबार में बुलाया जाता है। नागिन इच्छा, तुम अपनी इच्छा के मुंह में इतनी अंधी हो गई कि अपने ही नागलोक वासियों को मृत्यु देने लगी। तुम इतनी इच्छा प्यारी किस प्रकार हो सकती हो? इस अपराध के दंड में मैं तुमसे तुम्हारा इच्छाधारी होने का वरदान छीनता हूँ, ताकि तुम्हारी कोई इच्छा ना रहे। माफ करे नागराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने इच्छाधारी होने का वरदान कितनी कठिन तपस्या के बाद प्राप्त किया था। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब से मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगी। नागिन इच्छा के गिड़गिड़ाने पर नागराज उसे अंतिम चेतावनी देकर क्षमा कर देती है, जिसके बाद से नागिन इच्छा को अपनी इच्छाएं अपनी शक्तियों से अधिक प्यारी नहीं रहती।